हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। एएलपी के एग्जाम से पहले 5 स्पेशल मॉक टेस्ट, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में, ठीक है। और साइंस बाय नीरज सर पे मिल जाएगी। और मैं एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, साइंस के फाउंडेशन बैच, निर्माण बैच जो पूरा आपका नया शुरू हो चुका है, उस पे मैं आप लोगों के लिए वापस ऑफर लेकर आ रहा हूं। 2 दिन के लिए रहेगा, केवल 10 और 11 तारीख को, ठीक है। कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, इंडिया 200, पूरे 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा 10 और 11 फरवरी केवल, यानी आज रात्रि 12 बजे से शुरू हो जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में जाओगे, निर्माण मैच में जाके बाय नाउ करोगे, कूपन कोड लगाओगे, क्लास आप लोगों की चल जाएगी। और ये 3 क्लास का समय कब है? रीजनिंग की क्लास होगी दोस्तों सुबह 9 बजे, ये कल से शुरू होगी। ये आप लोगों की आज से शुरू हो रही है, ये रात को 10 बजे होगी। और मैथ्स की होगी रात को 9 बजे। ये तीनों क्लासेज होगी साइंस मैग्नेट रेलवे एग्जाम्स पे। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आंसर बताएंगे। बताओ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताओ अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? स्पाइरोगायरा किस विधि से प्रजनन करता है? कोई भी जीव हो, सब प्रजनन करते हैं, क्योंकि अगर वो प्रजनन नहीं करेंगे तो उनके बच्चे कैसे बनेंगे? आगे बात समझ में। और प्रजनन की अलग अलग विधि होती है। सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं दोस्तों। अमीबा ये एक कोशिकीय जीव है, यानी केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये सिंपली क्या होता है, आप लोगों का 2 पार्ट में टूट जाता है, जिससे ये एक एक्स्ट्रा अमीबा बन जाता है, यानी इसका बच्चा बन जाता है। इस मेथड को बोलते हैं बाइनरी फिजन, हिंदी में बोलते हैं द्विखंडन। तो ये किस विधि से करता है? द्विखंडन विधि से करता है। स्पाइरोगायरा क्या है? एक एल्गी है, एक शैवाल है। शैवाल किसको बोलते हैं दोस्तों? पानी में पाए जाने वाले जो हरे कलर के पौधे होते हैं ना आप लोगों के, वो एल्गी ही है, शैवाल ही है। तो स्पाइरोगायरा भी एक एल्गी यानी शैवाल का ही एग्जांपल है। तो ये जब पानी में होता है, पानी में है ना, ये आप लोगों का इस प्रकार से होता है। तो पानी के फोर्स की वजह से दोस्तों ये आप लोगों का 2 पार्ट में टूट जाता है ना। तो इस मेथड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। तो ये इसी विधि से प्रजनन करता है। तो क्यू आपका 1 से हो जाएगा। यीस्ट आपको पता है बर्डिंग मेथड यानी मुकुलन विधि से करता है, तो ये आपका 4 से कनेक्ट हो जाएगा। राइजोपस एक फंगस है, एक कवक है, ये किस मेथड से करता है? स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु निर्माण। तो ये 3 से कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 1 4 3 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी रबी की फसल नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कौन सी रबी की फसल नहीं है। एक तो ये बताइए, साथ में आप लोग ये भी मुझे बताइए रबी की फसल दोस्तों कौन से महीने में होती है? भाई गर्मी में होती है, सर्दी में होती है, कब होती है, कौन से महीने से कौन से महीने तक होती है? चलिए दोस्तों, अगर रबी की फसल की हम लोग बात करी जाए तो ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। देखो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है शीत ऋतु में उगाई जाती है। नवंबर से अप्रैल मास तक ये होती है। इसके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। क्या आप लोगों को मक्का दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दोस्तों, जो मक्का है वो खरीफ की फसल है। देखो लिखा हुआ है कि जो मक्का, मूंग, ये खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा रबी की फसल नहीं है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर डी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सर 6 टू क्लास एनसीईआरटी बैच निकाल दो। वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन, निर्माण बैच चल रहा है आपका, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जब आप लोग गर्म करोगे तो कौन सा ठोस यौगिक यानी सॉलिड कंपाउंड बनता है? देखिए दोस्तों, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है? इस बार के ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो जब आप लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, 3 पदार्थ आप लोगों को मिलते हैं। एक मिलता है लेड ऑक्साइड, एक मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो ये जो 2 मिल रही है वो तो आपको गैस मिल रही है, और ये क्या है? एक सॉलिड है, एक ठोस है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा सॉलिड यानी कौन सा ठोस मिलता है? लेड ऑक्साइड मिलेगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताएं दोस्तों, आप लोगों को पता है कि फसलों के लिए पानी चाहिए या नहीं चाहिए?
तो पानी के लिए हम लोग अलग अलग सोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। उनमें से एक सोर्स है क्या, वेल, हिंदी में क्या बोलेंगे, कुआं। ठीक है, तो बोला जा रहा है, अब देखो कुएं से पानी कैसे निकलता है, बोला जा रहा है गहरी भूमिगत परतों। अगर हम लोग दोस्तों खुदाई करेंगे 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 तो नीचे क्या मिलेगा, हम लोगों को पानी मिलेगा। तो अगर आपके कम खुदाई पे ही पानी मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोस्तों पानी के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा गहरा जाना पड़ रहा है तो इसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, जो वेल यानी कुआं जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं डग वेल, जिसे बोलते हैं हम लोग खोदा गया कुआं, खोदा गया कुआं, और एक होता है आप लोगों का ट्यूब वेल। देखिए दोस्तों, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ट्यूब, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ट्यूब होती है। जैसे मान लीजिए पानी अगर बहुत ज्यादा गहराई में है तो एक ट्यूब डाली जाती है बहुत गहराई में, तो जब पानी दिख जाता है फिर हम लोग यहां पर मोटर का इस्तेमाल करेंगे, उस पानी को खींच लेंगे। इस नॉर्मल कुएं में अगर हम लोग बात करी जाए, ये थोड़ा चौड़ा होता है, तो आप लोग खुदाई करोगे, मिट्टी खुदाई करोगे, जहां पर आपको पानी दिख गया वहां पर खुदाई रोक दोगे, फिर इसके चारों ओर आप लोग क्या लगा दोगे, ईंटों की दीवार बना दोगे, है ना। तो ये आप लोगों का नॉर्मल कुआं है। तो देखो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जो कुएं होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डग वेल, जिसे हिंदी में बोलते हैं खुदे हुए कुएं, और एक होता है ट्यूब वेल, जिसे हम लोग बोलते हैं नलकूप। तो जो ट्यूब वेल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अगर गहरा जल स्तर है, मतलब पानी है ना आप लोगों को नॉर्मल गहराई पे नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा गहराई पे मिल रहा है, तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्यूब वेल यानी नलकूप का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या नहीं है, साथ में मुझे यह भी बताइए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यह किस मेथड से बनाया जाता है। तो एक मेथड है जिसका नाम है क्लोर अल्कली मेथड, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया। दोस्तों इस अभिक्रिया में, या मैं बोलूं आप लोगों से, इस प्रक्रिया में तीन पदार्थ बनते हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक क्लोरीन बनता है, और एक हाइड्रोजन बनता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है, चलिए एनसीईआरटी से ही मदद लेते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है कि जो NaOH है इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, डी ग्रीजिंग मेटल, यानी दोस्तों मेटल पे अगर कोई ग्रीस लग रही है, कोई धातु पे कोई ग्रीस लग रही है, उस ग्रीस को हटाने के लिए। चलिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सोप एंड डिटर्जेंट यानी साबुन एवं अपमार्जक बनाने में होता है। और क्या लिखा हुआ है, पेपर मेकिंग यानी कागज बनाने में होता है। और क्या लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल फाइबर यानी कृत्रिम रेशे बनाने में होता है। फाइबर यानी रेशे किसको बोलते हैं, ऐसे धागे जैसी आकृति, अगर कोई ये जो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती है। आगे बात समझ में। तो इन सब को बनाने में NaOH का इस्तेमाल होता है, कागज बनाने में भी, डिटर्जेंट बनाने में भी, साबुन बनाने में भी, अगर किसी मेटल पे ग्रीस लग रही है उसको हटाने में भी। क्या दोस्तों मिठाई बनाने में होता है क्या, नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। दोस्तों जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ में टेस्ट ट्यूब में आप लोग मिलाओगे, तो जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें आप लोगों ने बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया, अमोनियम क्लोराइड को मिला दिया। अब आप लोग दोस्तों इसके निचले भाग पे मान लो हाथ लगा के देखोगे, तो यह आप लोगों को टेस्ट ट्यूब गर्म लगेगी, ठंडी लगेगी, या क्या लगेगा आप लोगों को। सर ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। एनसीईआरटी ने बोला है बड़े बड़े अक्षरों में कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड लो, इसमें अमोनियम क्लोराइड डालो और कांच से आप लोग इसको मिलाओ। तो जो टेस्ट ट्यूब है, जो परख नली है, इसके निचले सिरे को आप लोग टच करो, तो आप लोगों को गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ। अब देखो एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, आपको रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं बता देता हूं, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग इतना याद रखिए, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं आप लोग, तो ये क्या होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा को क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे बात समझ में। तो जिस प्रक्रिया में हीट निकलती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक,
यानी ऊष्माक्षेपी, फिर उसमें टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाती है क्योंकि हीट निकल रही है, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे आप लोग बोलोगे एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी। तो ये टेस्ट ट्यूब आपकी ठंडी हो जाएगी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ध्यान रख लोगे, आपको इस रिएक्शन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि क्या बनेगा, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये एक ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक है। याद रखना, याद रखना, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ दोस्तों, आपको कुछ मेटल दी गई है, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर। तो कार्बन से अपचयन द्वारा कौन सी मेटल प्राप्त होती है? देखिए दोस्तों, कोई भी मेटल हो, जैसे कि एग्जांपल बात कर लेते हैं कैल्शियम, वो आपको मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगी, वो आपको या तो कार्बोनेट अवस्था में मिलेगी या सल्फेट अवस्था में मिलेगी। फिर इससे हम लोग क्या निकालेंगे? कैल्शियम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में बदल लेंगे, या कैल्शियम सल्फेट को भी कैल्शियम ऑक्साइड में बदल लेंगे। अब आपको क्या करना है? केवल ऑक्सीजन हटाना है, केवल ऑक्सीजन हटाना है। जैसे ऑक्सीजन हट जाएगा, इस प्रक्रिया को बोलेंगे रिडक्शन यानी अपचयन। तो बेसिकली अपचयन करवाना है। अब अपचयन कराने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? कुछ कुछ मेटल होते हैं, कुछ कुछ धातु होते हैं, उनके ऑक्साइड से मेटल हटाने के लिए हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक का ऑक्साइड है, तो इसकी अभिक्रिया जब कार्बन से करवाओगे तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ लेगा और जिंक को अलग कर देगा, जिंक मिल जाएगी। तो कौन कौन सी मेटल को प्राप्त करने के लिए, या किस किस मेटल के ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करने के लिए कार्बन का इस्तेमाल करते हैं या कार्बन के द्वारा अपचयन कराते हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा, 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। एक तो जिंक हो गया, एक आयरन हो गया, एक लेड हो गया और एक कॉपर हो गया। कौन कौन हो गया? एक तो जिंक हो गया, एक आयरन हो गया, एक कॉपर हो गया, एक लेड हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में चलो लेड नहीं है तो इस पे टिक कर दूंगा। आप लोग बोलोगे सर यहां पर लेड दिया हुआ है, लेकिन यहां पर साथ में कैल्शियम भी दिया हुआ है, साथ में मैग्नीशियम भी दिया हुआ है, इसके लिए कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आराम से करिए। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित घने बादल मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? देखिए दोस्तों, आपको पता है अलग अलग ग्रह है, अलग अलग प्लानेट है। तो एक ग्रह है जिसका नाम है वीनस प्लानेट, हिंदी में आप लोग बोलते हैं शुक्र ग्रह। जैसे अगर बात करें हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अगर दोस्तों बात करी जाए इसके वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है काफी अधिक मात्रा में। सर ये कहां से आई है? तो यहां पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं, तो उसके फटने से सल्फर डाइऑक्साइड आप लोगों की बनती है, जो जल वाष्प से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को यहां के जो बादल होंगे वो किसके बने होंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के बने होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपके बादल कुछ इस कलर के दिखेंगे आप लोगों को ऐसे। क्लियर है क्या? तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ भी है कि जो वीनस है यानी शुक्र ग्रह है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो वायुमंडल है, किसका बना हुआ है? व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड, ऐसे सफेद पीले रंग के बादल है। और ये सफेद ये पीले रंग के जो बादल होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। याद रख लोगे? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ये ऑफर का जो बोल रहा है मैं फिर से बता दिए, 10 और 11 यानी कल से शुरू हो जाएगा, 2 दिन के लिए रहेगा। साइंस के फाउंडेशन बैच पे भी है, एएलपी का जो CBT 2 है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग उस पे भी है, 10 और 11 तारीख को रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। देखिए ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये कोई उत्तल दर्पण है। अब कोई वस्तु है, आपने क्या रखा? दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोगों ने इस वस्तु को रख दी, और बोला जा रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से 7 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है। ठीक है,
तो पहले वाले केस की बात करिए दोस्तों, u का मान क्या है भाई? u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी। u का मान है 21, प्लस लूं या माइनस लूं? सर माइनस में लोगे, क्योंकि जो वस्तु है u का मान हमेशा माइनस में लेता है। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। कितनी दूरी पर बन रहा है? 7 सेंटीमीटर। कहां पर बन रहा है? पीछे बन रहा है, यानी लेंस के राइट में बन रहा है। तो v का मान मैं क्या लूंगा? प्लस लूंगा। तो पहले तो आप लोग फोकस दूरी निकाल लो। सर क्यों निकाल रहे हो? अभी मैं बताऊंगा। तो लेंस मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f बराबर u का मान कितना हो गया? 21। तो 1/, -21 बोल दो, -1/21 बोल दो, बात बराबर है। v का मान है 7, तो 1/7। तो एलसीएम लिया आपने 21, है ना। इधर आया आपका -1, इधर आया 3, तो 3 में से गया 2, 2/21। तो f का मान कितना आ गया आप लोगों का? 21/2 आ गया, 21/2। अब दोस्तों सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति वस्तु को दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले गया, यानी इस केस में u का मान कितना हो गया? -14 हो गया। तो बोल रहा है कि अब बताओ प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? v का मान पूछ रहा है। तो f आपको पता पड़ गया, वापस आप लोग मिरर फॉर्मूला लगा लो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f का मान कितना है? 21/2। तो 1/21/2 क्या हो जाएगा? ये 2/21 हो जाएगा। u का मान क्या है? 14। तो 1/-14 बोलो, -1/14 बोलो, बात बराबर है, प्लस 1/v। तो 1/v क्या हो जाएगा? 2/21 प्लस 1/14। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एलसीएम क्या हो जाएगा? 21 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। तो इधर आ जाएगा 2 × 2 4 प्लस ये 3, तो 4 + 3 7/42 आ गया। 7/42 बोले तो 1/6। तो 1/v का मान अगर 1/6 आया तो v का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस में आएगा। प्लस का मतलब अभी भी प्रतिबिंब दर्पण के राइट में ही बनेगा। दोस्तों क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका था क्या? क्या कोई दूसरा तरीका था क्या? कुछ शॉर्टकट था क्या? बताओ। देखो आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा, कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रख लो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी रख लो, प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा दर्पण के राइट में ही बनता है, हमेशा राइट में ही बनेगा। तो v का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। यह मान कभी भी नहीं हो सकता। यह बात समझ में आई या नहीं आई? तो दो ऑप्शन को आप लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सर आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, क्या नाम है इसका? कॉस्मोलॉजी। मेरा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था साइंस में, ग्रुप डी ग्रेड ए पूछ रही है। थैंक यू सो मच गुरुजी। ठीक है, आ जाओ। कौन सा पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा? बताओ इनमें से कौन सा पदार्थ है जो दोनों से अभिक्रिया कर लेता है? देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन दो मेटल ऐसे हैं, एक तो एल्यूमिनियम और एक जिंक। ये दोनों के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी अम्लीय प्रकृति की भांति भी व्यवहार करते हैं, क्षारीय प्रकृति की भांति भी व्यवहार करते हैं। अब जैसे दोस्तों ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, तो जब ये HCl से अभिक्रिया करेगा तो ये देता है सॉल्ट प्लस वाटर। दोस्तों जब किसी एसिड की अभिक्रिया बेस से करवाता है तब सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। इसका मतलब ये बेस की भांति व्यवहार कर रहा है, क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। अगर दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया मैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहा हूं तब भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। ये क्या है? एक बेस है। तो जब कोई बेस किसी एसिड से रिएक्शन करता है तब जाके आपको मिलता है। इसका मतलब ये एसिड की भांति भी व्यवहार कर रहा है। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों से अभिक्रिया कर लेता है, क्षार से भी कर लेता है, एसिड से भी कर लेता है। अब आप लोगों को मुझे यह बताना है कि जब Al2O3 HCl से अभिक्रिया करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा, उसका फॉर्मूला बताओ, सूत्र बताओ। नाम नहीं चाहिए मुझे फॉर्मूला बताओ, सूत्र बताओ। फॉर्मूला बताइए, सूत्र बताइए, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड। तो नाम तो है एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखो, AlCl3। आगे बात समझ में?
ठीक है, इतनी बार बता दिया। एक लड़का है जिसका हैप्पी चॉकलेट डे नेहा, ये इसको पहले ब्लॉक करते हैं, ऐसे बच्चों को, है ना, ऐसे बच्चों को ब्लॉक करे ना, कर दिया ब्लॉक। मतलब एग्जाम सर पे हैं, माता पिता सोच रहे हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ALP बनेगा, हम भी बोलेंगे हमारा बेटा रेलवे में नौकरी करता है, और बेटा हैप्पी चॉकलेट दे, हैप्पी किस दे। आगे बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब HCl से करवाओगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। फॉर्मूला ध्यान रखिए। सेम चीज अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब NaOH से करवाएंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। फॉर्मूला याद रखिएगा NaAlO2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। बताओ, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दोस्तों ये कार है, ये चल रही है, जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है, चाल बोलो या वेग बोल दो, बात बराबर है। तो प्रारंभ में इसका वेग कितना था? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप लोग मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कैसे बदलोगे? 5/18 से गुना करके। तो 72 कटा 18 से कितनी बार में? 4 बार में, और 5 × 4 20 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ब्रेक लगाया गया जिसके कारण वो 4 सेकंड में रुक गई। तो रुक गई तो फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लगाया गया बल कितना है। चलिए, तो किसी भी वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, कैसे निकाल सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन, उस वस्तु का द्रव्यमान गुना उस वस्तु का त्वरण। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है? वेग में कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया। तो कितना परिवर्तन आ गया? 20 से 0 हो गया। परिवर्तन कितना आया? इसमें से ये माइनस करो, 0 में से 20 माइनस करोगे -20। कितने समय में आया? 4 सेकंड में आया। तो त्वरण का मान कितना आ गया? -5। और मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे बात समझ में? तो मास की वैल्यू है 1000, त्वरण का मान कितना है आप लोगों का? -5। तो फोर्स का मान आ जाएगा -5000, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना। माइनस का मतलब क्या है? एक रिटार्डिंग फोर्स है, एक मंदन बल है। ठीक है, आप लोगों को केवल मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5000 न्यूटन। ये 5 × 10⁻³ न्यूटन भी आप लोग बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। एक लड़का बोल रहा है NCERT इंग्लिश में मत लगाओ, हिंदी में लगाओ। ये ऐसी बातें करोगे ना ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब ज्यादा करोगे ना, आगे से NCERT की इमेज लगाऊंगा ही नहीं। मैं बेवकूफ हूं जो तुम्हें रेफरेंस बताता हूं, देखो यहां पर लिखा हुआ है। मैं तो क्या डायरेक्ट समझा दूंगा? तो इतनी मेहनत करके एक तो इमेज लगा के आऊं, इसमें हिंदी में लगाओ, इंग्लिश में लगाओ, तो आगे से लगाना ही बंद कर दूंगा, ध्यान रखना। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में एल्यूमिनियम की वस्तु को क्या बनाया जाता है? देखिए दोस्तों, एनोडाइजिंग प्रक्रिया क्या है पहले आप लोग समझो। जो एल्यूमिनियम है ना, उसको प्रोटेक्ट करने की एक मेथड है। प्रोटेक्ट करने का एक मेथड है। सर क्या मेथड है? देखो, जैसे ये एल्यूमिनियम है, अगर एल्यूमिनियम के ऊपर आप लोग एक लेयर बना दो, परत बना दो, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो ये आपका अंदर वाला एल्यूमिनियम बच जाएगा। तो सर ये तरीका कैसे करें? तो एक मेथड है जिसका नाम है एनोडाइजिंग मेथड। उस मेथड में क्या करते हैं? देखो, ये एक आप लोग कंटेनर लोगे, उसमें डालोगे आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर आप लोग क्या करोगे? जिस एल्यूमिनियम पे आप लोगों को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी है, तो वहां पर एक एल्यूमिनियम लेना। देखो इधर, देखो डायग्राम, देखो आप लोगों को ये एल्यूमिनियम की एक पट्टी लेनी है जिस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड चढ़ाना है। तो इसको कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी इसको बनाना है आप लोगों को एनोड। आगे बात समझ में? अब क्या होता है, देखो एनसीईआरटी ने केवल ये बोला गया है एनोडाइजिंग के बारे में कि हम लोग एक एल्यूमिनियम का आर्टिकल लेंगे, एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेंगे, जिसको हम लोग क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। और कुछ भी नहीं बोला गया। साथ में क्या बोला जा रहा है? हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूट यानी तनु, बहुत पतला यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो जब हम लोग करंट पास करवाएंगे तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। यहां पर कुछ भी नहीं बोला है कि भाई कैथोड हम लोग किसका बनाए,
बोला ही नहीं गया एनसीईआरटी में। कोई बात नहीं, मैं वैसे बताता हूं कार्बन का बनाया जाता है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी में एनोडाइजिंग प्रक्रिया के लिए आप लोगों को बस इतनी सी बात बताई गई है कि हम लोग क्या करेंगे, जो एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेंगे उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, यानी इसको एनोड बनाएंगे, और कुछ नहीं बोला है। तो उसको क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। ठीक है, बस इसको एनोड लिख लो, है ना, इतना एनोड, सिंपल ये लिख लो एनोड। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताइए। दोस्तों जब भी नॉर्मल अल्कोहल बोले तो कौन सी अल्कोहल मानेंगे, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कौन सा, एथेनॉल। एथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। आगे बात समझ में। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये एथेनॉल की विशेषता क्या है। मार्केट में जो अल्कोहल बिकती है, जिनका लोग सेवन करते हैं, जो कि गलत है, अगर पूछा जाए वो कौन सी अल्कोहल होती है, वो एथेनॉल ही होती है। और लेकिन दोस्तों मैं एथेनॉल की बात बताऊं, इसका इस्तेमाल होता है कई इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ये बहुत अच्छा विलायक है, चीजों को अच्छे से घोल लेता है, तो कई इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए दोस्तों किसी इंडस्ट्री में एथेनॉल आया, वहां के जो वर्कर्स है उनको पता पड़ गया, पता है ही कि एथेनॉल है, रोज रात को मिला मिला के पार्टी चल रही है, बोलो, तो भाई साहब जो फैक्ट्री का मालिक है उसका तो नुकसान हो जाएगा। बोले यार जिस चीज के लिए मैं लेकर आया था वो काम भी नहीं हो रही, और यहां पर मेरे जो मजदूर आदमी बढ़िया रोज रात को पार्टी कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे दोस्तों, इस एथेनॉल में थोड़ा सा मिला देंगे मैथेनॉल, चिन्नू सा। ये मैथेनॉल क्या हो जाता है, मैथेनॉल क्या होता है, काफी जहरीला होता है, अगर आप लोग पी लो तो डेथ हो सकती है। तो गुरुजी ये तो बहुत दिक्कत की बात है। मान लिया सर वो चोरी कर रहे हैं, लेकिन इतना भी आप लोग क्या कर रहे हो कि एथेनॉल में मैथेनॉल मिला दिया, बच्चे बेचारे अगर वो पिएंगे, मजदूर आदमी, उनकी तो सर डेथ हो जाएगी। तो सुनो, इसके लिए साथ में उसमें एक नीला कलर भी मिला देते हैं, नीला कलर, जिससे ये बताया जाए कि भाई सुन लो, इसमें वो मिला हुआ है मैथेनॉल, ये पीने लायक नहीं है, पियोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, विकृत अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में, डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में। ठीक है, विकृत अल्कोहल बोलते हैं, याद रख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो विकृत अल्कोहल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, वॉशिंग सोडा का यूज क्या नहीं है, वॉशिंग सोडा इसका यूज कहां पर नहीं होता। तो वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, देखिए दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट है, इसी में पानी मिला के दोस्तों बन जाता है Na2CO3.10H2O। तो ये है वॉशिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जिसका फॉर्मूला ये है। सर इसका यूज क्या नहीं है, चलो एनसीईआरटी में ही चलते हैं। तो वॉशिंग सोडा का यूज कहां कहां पर है, देखो धोने के सोडे के यूज कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज इंडस्ट्री जो होती है वहां पर होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको कर सकता हूं क्या दोस्तों, जल की जो स्थायी कठोरता होती है, परमानेंट हार्डनेस, देखिए कठोरता दो प्रकार की होती है, एक होती है टेम्पररी यानी अस्थायी कठोरता, सर उसको दूर कैसे करें, सिंपल पानी को गर्म करके वो कठोरता दूर हो जाती है। एक होती है परमानेंट हार्डनेस, तो उसमें वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करा जाता है वो रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये बात भी सही है दोस्तों। और आप लोग देखो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग या वॉशिंग सोडा का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, तो क्या ये भी सही है क्या, बिल्कुल। पीने के पानी में अगर कोई कीटाणु है, कोई जर्म्स है, उसको मारना है, इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वॉशिंग सोडा का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
दोस्तों ये रहा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के मिड पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इससे होके गुजरती है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। दोस्तों इस लेंस का ये मान लो एक फोकस है ना, तो इस फोकस को हम, एक फोकस इधर होता है, ये एक फोकस इधर होता है, तो इस वाले फोकस को मैं F1 बोल देता हूं, इस वाले फोकस को मैं F2 बोल देता हूं। लेंस से जितनी दूरी पर फोकस है उससे डबल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने 2F बोल दिया, ठीक है, या 2F1 बोल दो इस साइड वाले को। अब दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, ट्रिक याद रख लोगे क्या? उत्तल लेंस के सामने जब आप लोग वस्तु को रखते हो तो प्रतिबिंब दोस्तों ध्यान रखो सभी कंडीशन में रियल यानी वास्तविक बनता है। केवल एक कंडीशन ऐसी है जहां पर वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब जगह रियल बनता है। सब जगह रियल 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 रियल। वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को F1 और O के बीच में रखो, यानी जब किसी वस्तु को F1 और O इसके बीच में कहीं पर रखते हो तब प्रतिबिंब वर्चुअल यानी आभासी बनता है। इसके अलावा कहीं पर भी रख लो, F1 और 2F1 के बीच में रख लो, 2F1 पे रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, कहीं पर भी रख लो, हर जगह रियल इमेज बनेगी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम लोगों को आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो वो केवल एक ही कंडीशन में मिलेगा जब वस्तु को यहां पर रखोगे। कैसा लगा क्वेश्चन बताओ? आ रही है बात समझ में? लेवल में मजा आ रहा है क्वेश्चन का? पीवाईक्यू तो दोस्तों मैंने इतनी बार आप लोगों को करवा दिए और मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में जाने से पहले 2024 के सारे पीवाईक्यू मैंने करा चुका हूं 5 घंटे की क्लास में, देख लेना। सारे पीवाईक्यू भी जो 2024 के वे सारे मैंने करवा रखे हैं। तो पीवाईक्यू ही चाहिए आप लोगों के, मान लो सारे क्वेश्चन, मतलब 20 में से 14-15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे बन जाएंगे। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन में दिया हुआ है एथेनॉल और मीथेन, एक में दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल। बोला जा रहा है कि कौन से ऑप्शन वाले 250 केल्विन पे लिक्विड स्टेट में रहेंगे, तरल अवस्था में रहेंगे, बताइए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल। दोस्तों इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, गलनांक क्या है, यानी कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट होता है बताओ। मैंने बता रखे हैं, चारों के याद रखने आप लोगों को। तो देखिए एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन, यानी इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है 156 पे। तो आपने तो फिर भी 250 दे दिया। चलो दोस्तों बॉयल कब होगा या गैस अवस्था में कब बदलेगा? 351 पे। आपने कितना टेम्परेचर दिया है? केवल 250 ही दिया है, तो केवल ये मेल्ट होगा, तरल अवस्था में आएगा। बोलो यस और नो, तरल अवस्था में आएगा। चलो मीथेन की अगर बात करी जाए तो मीथेन की बात करेंगे दोस्तों, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन, यानी 111 केल्विन पे उबलना शुरू हो जाता है, यानी गैस ही अवस्था में आ जाएगा। 250 केल्विन पे कौन सी अवस्था में रहेगा? गैस अवस्था में रहेगा, तरल में नहीं रहेगा, ये गैस अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो मीथेन अगर गैस अवस्था में रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। एथेनॉल आपने चेक ही कर लिया, क्लोरोफॉर्म भी चेक कर लो। क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट होता है 209 केल्विन, यानी 209 केल्विन टेम्परेचर चाहिए इसको मेल्ट होने के लिए लिक्विड स्टेट में। आपने नो 250 दे दिया, ठीक है सर मेल्ट हो जाएगा। क्या ये बॉयल हो जाएगा कि नहीं? बॉयल के लिए 334 चाहिए, हमने केवल 250 दिया है, तो ये आप लोगों का लिक्विड में रहेगा, ये और ये दोनों। बताओ कैसा क्वेश्चन लगा? क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? और मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ये 4 जो यौगिक है इसके क्वथनांक और गलनांक याद रखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझो, पहले ग्राफ मत देखो। एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करने वाले एक वस्तु का, दोस्तों कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक पिंड है जो बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा में जा रहा है, ऐसे सीधी रेखा में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है, ये ग्राफ में दिखाया गया है कि पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो बोला जा रहा है 0 से 4 सेकंड के बीच में, है ना, जैसे मान लो जब स्टार्ट किया तो 4 सेकंड के बीच में इसने कितनी दूरी तय करी। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है, जब भी कोई सीधी रेखा में जाता है, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान समान होता है क्या?
क्या दूरी और विस्थापन का मान समान होता है क्या? तो आप लोग केवल विस्थापन निकाल लो, जितना मान विस्थापन का होगा वही दूरी का होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? मैंने कई बार बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आपको 4 सेकंड तक चाहिए, तो 4 सेकंड तक का जो ग्राफ है इसके नीचे का एरिया ले लो, इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। ये एरिया ले लो सारा। क्लियर है? बोलो सही बोल रहा हूं क्या? ये एरिया ले लो। अब ये एरिया कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आता है, मेरे से भी अच्छा आता है। जल्दी से बता दो ये पूरा एरिया कितना होगा? ये पूरा एरिया कितना होगा? कैसे निकाले हम, बताओ। तो ये एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 10 है। तो ये कटा, तो ये एरिया आ गया 10। चलिए इसका बताएंगे। ये एक रेक्टेंगल है, ये मान कितना है? 2, ये कितना है? 10। तो 2 इंटू 10 20। तो टोटल एरिया कितना रहा है? 10 प्लस 20 30। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बढ़िया लगा? इस लेवल का आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यदि 34 ग्राम आपके पास में अमोनिया है, दोस्तों अमोनिया कौन कौन से एलिमेंट यानी कौन कौन से तत्व से मिलकर बना हुआ है? कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से तत्व से मिलकर बना हुआ है? बताओ बताओ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन ये है, आपके पास में 34 ग्राम अमोनिया है, तो अगर आप लोग इसको अपने घटकों में तोड़ दो तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है? तो आपको मैंने कितनी बार बताया है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है ना, द्रव्यमान अनुपात, वो 14:3 होता है। इसका मतलब अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो 3 ग्राम क्या होगा? बताओ, हाइड्रोजन होगा। यानी कुल मिला के अगर 17 ग्राम अमोनिया है तो उसमें 14 ग्राम क्या है? नाइट्रोजन है, 3 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन। जस्ट डबल कर दो, 17 की जगह 34 कर दो तो रेशो वही रहेगा। तो इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, तो 28 ग्राम आप लोगों को नाइट्रोजन मिलेगी। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात, द्रव्यमान अनुपात 14:3 होता है। इससे इस बार भी इतने क्वेश्चन आए, मैं कम से कम 100 बार करवा चुका हूं। अब भी एग्जाम में गलत करके आते हो तो फिर तो यार मैं क्या ही बोलूं। इतनी बार मैंने बोला रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो, और रिवीजन तुम क्या खाक करोगे कि तुमने सिलेबस तक पूरा नहीं कर रखा? फिर बोल रहे हो कि सर मुझे एएलपी बनना है, मुझे टेक्नीशियन बनना है। वो बच्चे बेवकूफ है जो 1 साल से पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, कम से कम 4-5 बार रिवीजन कर रखा है, वो बेवकूफ है, उनका नहीं होगा, तुम्हारा होगा। आ जाओ। आंतों की भीतरी परत में किस प्रकार का उपकला उत्तक पाया जाता है? दोस्तों हमारी बॉडी में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, एक होता है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय उत्तक, एक होता है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक। दोस्तों उपकला उत्तक भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाएं पतली पतली और चपटी चपटी होती है, ऐसे उपकला उत्तक को बोलते हैं स्क्वैमस यानी शल्की उपकला उत्तक। कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका का शेप कॉलम के जैसे होता है, स्तंभ के जैसे होता है, इसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू यानी स्तंभाकार उपकला उत्तक। दोस्तों ये वाले उपकला उत्तक कहां पर पाए जाते हैं? एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो इंटेस्टाइन होती है ना, जो हमारी आंतें होती है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर की परत होती है, वहां पर पाया जाता है। देखो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, आंत की आंतरिक परत में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? सर ग्रुप डी का बैच लेना, कूपन कोड क्या है? इंडिया 200 है। 10 और 11 तारीख को ऑफर रहेगा, यानी कल और परसों।
आ गई बात समझ में? अब दोस्तों गलती तो नहीं करोगे। चलिए दोस्तों, कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका का शेप बिल्कुल ऐसा होता है, कोशिका का शेप ऐसा होता है, क्यूब जैसा होता है, क्यूब जैसा। तो ऐसे उपकला उत्तक को बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, यानी घनाकार उपकला उत्तक। दोस्तों मुझे बताओ कहां पाए जाते हैं? 2 एग्जांपल बता दो। एनसीईआरटी ने केवल 2 एग्जांपल दिए हमें, आप भी मुझे 2 बता दो। बताओ, केवल किडनी मत बोलो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा कि किडनी बोल दिया और काम चल गया। देखो, किडनी को हिंदी में बोलते हैं वृक, और दोस्तों ट्यूबिल को बोलते हैं नलिका। तो वृक नलिका बोलो, किडनी ट्यूबल बोलो। अब सर ये किडनी ट्यूबिल क्या होती है? देखो दोस्तों, ट्यूब, एक तो ट्यूब होता है और एक होता है ट्यूबिल। एक होता है नली, एक होता है नलिका। नली हम लोग बेसिकली जो थोड़ी बड़ी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये शब्द, नलिका जो बिल्कुल बारीक है। तो किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर आपने देखा होगा, तो इसको बोलते हैं ट्यूबिल यानी नलिका। तो इनमें कौन से उपकला उत्तक पाए जाते हैं? ये वाले पाए जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमारी जो लार ग्रंथि है जो मुंह में पाई जाती है, जिनसे लार निकलता है, तो उसकी जो डक्ट है ना, उसकी जो नलिया है जिनसे होते हुए लार बाहर आता है, तो उन डक्ट में, उन नलियों में क्या पाया जाता है? ये वाला उपकला उत्तक पाया जाता है। 2 एग्जाम्पल याद रख लोगे क्या? ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए बड़े बड़े अक्षरों में। चलिए आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सर अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देके आ रहा हूं, ओरियो वर्ल्ड, कैसा हुआ पेपर बेटा? देखो दोस्तों, जो कोशिका होती है ना, सेल, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ऐसे कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, ऐसे धागे जैसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं आप लोगों को। दोस्तों इसे आप लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। अरे सर मैंने तो इसका कुछ और नाम सुना था, अभी सुनो, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये धागे जैसी जो संरचना, धागे जैसा कुछ पाया जाता है, उसे बोलते हैं क्रोमेटिन। चलिए अच्छा दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे ये आपका कमरा है ना, ये आपका कमरा है, आपके कमरे में कोई सामान वगैरह फैला हुआ है। अरे कितने जने, कितने लड़के ऐसे हैं जो रूम लेके रहते हैं, घर वालों से दूर रहते हैं, ठीक है? तो आप रूम लेके रह रहे हो जी, ये आपका बेड है, बेड पे मान लो चादर वगैरह पड़ी है, कोई किताबें इधर पड़ी है, कुछ कपड़े आपके पता नहीं कहाँ पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं। मकान मालिक आया, भाई साहब हमारे जवाई जी आने वाले हैं, तो उनका क्या इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो वो अब यहीं रुकेंगे, तो आपको अपना रूम चेंज करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे? तो आप लोग फिर सेट करोगे ना, बिस्तर को एक जगह रखोगे, सारे कपड़े को एक जगह रखोगे, किताबों को एक जगह रखोगे, क्योंकि अलग जगह लेके जाना है। तो सिमिलरली मेरे चुन्नूलाल, जब कोशिका विभाजन होता है, यानी नई पुरानी कोशिका से जब नई कोशिकाएं बनती है, तो इसके अंदर का जो धागा है इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय जो क्रोमेटिन होता है ना, वो थोड़ा सा अरेंज हो जाता है, इस प्रकार से अरेंज हो जाता है कि आधा इधर चला जाए, आधा इधर चला जाए। दोस्तों इस प्रक्रिया को मतलब अब जो आप लोगों का क्रोमेटिन बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लिया, एक सही अलाइनमेंट ले लिया कोशिका विभाजन के दौरान, तो इसी को हम लोग फिर क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम बोल देंगे। तो क्रोमेटिन पदार्थ क्रोमोसोम में कब बदलता है, गुणसूत्र में कब बदलता है? जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार है। बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सर 16 का ऑप्शन 3 भी तो होगा, कौन सा आ गया 16वां? एसिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म। देखते हैं, एसिड नहीं, कैसे यार? 250 केल्विन पे पूछा गया है, तो एसिटिक एसिड को मेल्ट कराने के लिए 290 चाहिए। 250 पे तो सॉलिड स्टेट में रहेगा ना, ठोस अवस्था में रहेगा ना। पढ़ते नहीं हो, फिर बीच में डिस्टर्ब करते हो, सोल्वेगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आ जाओ, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा, ये पिछला क्वेश्चन कर लिया ना? कर लिया सर। आ जाओ, मानव शरीर में एडिपोज उत्तक कहां पर पाया जाता है? मैंने भी आपको बताया हमारी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, बताया नहीं बताया? उसमें से एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। अब इसके भी कई एग्जाम्पल है,
जैसे हमारी बॉडी में एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू, हिंदी में एडिपोज उत्तक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला उत्तक भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है, संयोजी उत्तक ही है। हर उत्तक का कोई ना कोई कार्य, इसका कार्य क्या है दोस्तों, जो हम लोग फैट खाते हैं, वसा खाते हैं, उसका कहीं ना कहीं तो स्टोरेज होता होगा, संग्रहण होता होगा। तो इसका कार्य फैट का संग्रहण करना, यानी वसा का संग्रहण करना। अब ये वाले टिश्यू कहां पर पाए जाते हैं, चलो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो, तो ये जो एडिपोज टिश्यू होता है इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। दोस्तों, जो आप लोगों के आंतरिक अंग होते हैं ना, उनके बीच में पाया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स बोल रही है, नहीं बोल रही है। और क्या बोल रहा है, बिलो द स्किन। दोस्तों, जो आपकी त्वचा है उसके नीचे पाया जाता है। तो दो चीज याद रखिएगा, इसके लोकेशन पूछे कहां पर पाया जाएगा, तो त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में। ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है। ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सर, एलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है? सर, कट ऑफ का तो नहीं पता, लेकिन ये कमेंट करने वाला जो है ना वो पता है, तुम्हारा नहीं होगा। अब ये पता नहीं कट ऑफ कितनी जाएगी, ये नहीं पता है ना। ये वही बच्चे हैं जो बस कोई बोल दे कि सर मेरे 75 है ना कट ऑफ जाएगी, बस 20 क्वेश्चन से ही करना है, तब तो मोटिवेट हो जाऊं। अच्छा, मुझे बता दो, किसी ने बोल दिया कट ऑफ इतनी जाएगी, केवल 20 क्वेश्चन से ही करना है, तो क्या एग्जाम में आते हुए भी फिर 20 से करके आओगे क्या? पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं हो, कट ऑफ फट ऑफ करते रहते हो। तो एथेनॉल को दोस्तों, एथेनॉल को यानी C2H5OH को जब आप लोग गर्म करोगे, कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पे, किसकी प्रेजेंट में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी काफी गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होगा, क्या बनेगा? चलो एनसीईआरटी पे चलते हैं। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। थोड़ा सा बड़ा अब दिख रहा है? गुरुजी, हमको तो पहले भी दिख रहा था, कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, क्या होता है, ये C2H5OH यानी ये एथेनॉल है। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं ना, तो इसका पानी बाहर निकल जाता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसका निर्जलीकरण होता है। देखो H2O बाहर निकल गया, अब साथ में जो बचा उसका नाम क्या है, एथीन है। करेक्ट आंसर। और एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। एथीन क्या है, एक प्रकार का एल्किन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? और दोस्तों, इससे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन इससे जोड़ दो, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ जाओ। किसमें चिकनी मांसपेशी नहीं पाई जाती, स्मूथ मसल नहीं पाई जाती? दोस्तों, हमारी बॉडी में जो मसल पाई जाती है, जिसे हिंदी में मांसपेशी या सिंपल आप लोग पेशी भी बोल सकते हैं, ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं समझ लो। एक होता है स्केलेटल मसल, जिसे हिंदी में बोलते हैं कंकाल पेशी। दोस्तों, एक होती है आपकी स्मूथ मसल, जिसे हिंदी में बोलते हैं चिकनी पेशी। और एक होती है कार्डियक मसल, जिसे हिंदी में बोलते हैं हृदय पेशी। दोस्तों, ये वाली मसल पहले मुझे बताओ कैसे होती है। आप अपनी इच्छा के अनुसार उनमें मूवमेंट करा सकते हो क्या? अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हो क्या? नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इनवॉलेंट्रीज होती है, अनैच्छिक होती है। चलो, अब आप लोग मुझे बताओ, ये वाली जो मसल्स होती है कहां कहां पर पाई जाती है? तो एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिए हुए, 3 आप लोग याद रख लो कि जो स्मूथ मसल होती है, एक तो आइरिस ऑफ द आई, जो हमारी आंख का जो आइरिस होता है वहां पर पाया जाता है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल यूरेटर, मूत्र वाहिनी में पाया जाता है। मूत्र वाहिनी किसको बोलते हैं दोस्तों? किडनी में जो मूत्र बनता है वो यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी के माध्यम से ही नीचे ब्लैडर में आता है, ये नली को बोलते हैं यूरेटर, तो यहां पर पाया जाता है। साथ में दोस्तों, हमारे लंग्स की जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई क्या होती है देखो, ये ट्रैकिया, वायुनली। वायुनली आपके 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। एक दोस्तों आप लोगों की इस लेफ्ट वाले लंग में ब्लड को लेके एयर को लेके आती है, एक राइट वाले लंग में किसको लेके आती है, एयर को लेके आती है। तो ट्रैकिया ये जो 2 पार्ट में बट रही है, एक ये, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, हिंदी में श्वसनी। तो इनमें भी आप लोगों की कौन सी मसल पाई जाती है? स्मूथ मसल। आगे बात समझ में दोस्तों, बाइसेप्स,
ये जो मसल है ऊपर ये वाली, ये किस प्रकार की मसल है? आपकी हड्डी से कनेक्टेड है ना, तो ये स्केलेटल मसल है, कंकाल मांसपेशी है। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं क्या? दोस्तों कोई भी मसल होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मसल है वो जिन कोशिका से मिलकर बनी हुई है उसका शेप कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो मसल है ना, ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है उसकी शेप है सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। तो अगर इन कोशिका की शेप पूछी जाए तो इनकी कोशिकाओं की शेप ऐसी होती है, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी ने बोला है इसकी हिंदी होती है, बताओ। पहले इंग्लिश बता दूं, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं, स्पिंडल शेप। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कहां बोल रही है एनसीईआरटी, में तो भूल ही गया। स्पिंडल शेप। और हिंदी में क्या बोलेंगे? धुरीदार बोल सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए इस वाली मसल की जो कोशिकाएं होती है उसमें एक न्यूक्लियस होता है या एक से ज्यादा होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीईआरटी बोल रही, यूनिन्यूक्लिएट। इतने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। बोलो, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। चलो आ जाओ, वेरी गुड, आ जाओ। ये क्या क्वेश्चन आ गया सर? दोस्तों इनमें से कौन सा लाइफ प्रोसेस नहीं है? सर पत्थर प्रजनन कर सकता है क्या? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जीव नहीं है। लकड़ी कर सकती है क्या प्रजनन? तो सर प्रजनन तो एक जीव ही कर सकता है, यानी एक जैविक प्रक्रिया है। क्या करे सर, समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को देसी भाषा में समझाऊं या विदेशी भाषा में समझाऊं? देशी का मतलब, विदेशी का मतलब है बिल्कुल समझना कॉन्सेप्ट से। पहले कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों अगर न्यूट्रिशन ये वाला प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो हम लोग जीवित रह सकते हैं क्या? पोषण का मतलब भोजन यार, नहीं रह सकते, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी ये जरूरी है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में जो वेस्ट बन रहे हैं उसको बाहर निकालना जरूरी है क्या? दोस्तों मान लो आपको यूरिन ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपकी बॉडी से अगर वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर बने रह जाएंगे, वो तो हमारी डेथ हो जाएगी। ये भी बहुत जरूरी है, ये प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप प्रजनन नहीं करो तो मान लो आपने शादी नहीं करी जीवन भर, तो ऐसे थोड़ी आप मर जाओगे। मरते तो वो हैं जो करते हैं शादी। तो ये आपकी लाइफ को बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है। ये जरूरी क्यों है? आगे पीढ़ी के लिए, प्रजाति विलुप्त न हो जाए उसके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है यार। अगर ऐसा होता तो भाई साहब आधा इंडिया तो कब का निकल लेता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो था विदेशी भाषा। अब देशी भाषा समझाऊं मैं कैसे करता, मैं आपकी जगह होता तो। एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया हुआ है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया। सुना है क्या? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस वाली प्रक्रिया में, इस वाले चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया गया है। इस वाले चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया गया है। इस वाली प्रक्रिया में एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के बारे में पढ़ाया गया है। और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर एक अलग है। तो जरूर वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। अगर होता तो उसको भी इसमें डालते ना, तो मैं तो ऐसा देसी तरीका लगाता। मैं तो ऐसा तरीका लगाता। बोलो मेरा देसी मेथड बढ़िया लगा, विदेशी मेथड? देशी मेथड बढ़िया लगा या विदेशी मेथड? दोनों मेथड बढ़िया है। आ जाओ, आ जाओ। अमीबा में भोजन का पाचन कहां होता है? दोस्तों जैसे हम लोग जो भोजन लेते हैं वो नीचे आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। कंप्लीट डाइजेशन कहां पर हो जाता है? हमारी छोटी आंत में हो जाता है। अब अमीबा में अगर हम लोग बात करें, देखो ये अमीबा, ये है अमीबा। इसके पास में कोई फूड पार्टिकल आया, खाद्य कण आया,
तो वो अपनी जो सूडोपोडिया है, जिसे हिंदी में आप लोग पादाब या कूटपाद भी बोलते हैं, उसको कुछ ऐसी शेप में कर लेता है जिससे वो खाना आपका अंदर आ जाए। तो देखो अगर आप लोग देखोगे अंदर एक जगह बन गई, खाली जगह मिल गई, इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल। दोस्तों इसी जगह क्या होता है, उसका पाचन होता है, यानी जो भोजन है वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा दोस्तों सेशन? हालांकि दोस्तों 20 क्वेश्चन कराने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों 25 कराते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? एक बच्चा बोल रहा है 20वें नंबर का क्वेश्चन बताओ सर। बता दिया, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरी बात सुन लो, ये क्लास का समय देखो, रीजनिंग की क्लास कल से शुरू होगी, लेकिन ये दोनों क्लास आज शुरू हो जाएगी। मैथ्स की रात्रि 9 बजे जुड़ना मत भूलना, फिर मत बोलना, और 10 बजे जीके की। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये तीनों क्लासेस साइंस मैग्नेट रेलवे एग्जाम पे होगी। रीजनिंग की क्लास कल से शुरू होगी, इसका समय 9 बजे। ये तीनों क्लास साइंस मैग्नेट रेलवे एग्जाम पे होगी। और ऑफर दोस्तों कल और 10 और 11 तारीख को रहेगा, 2 दिन का विशेष ऑफर रहेगा। आज रात्रि 12 बजे शुरू हो जाएगा। नया बैच है, किसी को जल्दी पूरा करना है तो लास्ट ईयर का वीओडी बैच भी डाल दिया, पूरे 200 रुपए का ऑफ मिल रहा है। एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, यहां पर आपको प्यारा सा निर्माण बैच दिख जाएगा, डेमो भी अवेलेबल है, जाके देखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए तो ज्वाइन करो। बाय नाउ करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जैसे पेमेंट कर दो वहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल और परसों। तो जैसे फिर आप लोग पेमेंट करेंगे क्लास चल जाएगी। वीओडी बैच में पिछले साल का बैच है, आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको नया पढ़ना है लाइव बैच से, उससे कर सकते हैं। आगे बात समझ में? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। मुझे कमेंट चाहिए, कोई बात नहीं, 25 में से 16 सही हुए, 17 सही हुए, 14 सही हुए, 20 सही हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितने भी हुए एक बार आप लोग बताइए, और जो गलतियां हैं उसको देखिए किस वजह से वो गलत हुए, ठीक है, एनालिसिस करिए। थैंक यू सो मच।